स्वागत है डेथ सेट पर, जहां हिस्ट्री का रियलिटी चेक होता है। हम पुराने इतिहास और बुक्स को आसान और रिलेटेबल बनाकर आप तक पहुंचाते हैं। मैं दिव्य। और मैं अर्जुन। तो दोस्तों, आज का जो डीप डाइव है ना, वो बिल्कुल ADHD फ्रेंडली होने वाला है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि आज का विषय है सिगमंड फ्रॉइड। एग्जैक्टली। साइकोलॉजी की दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और रेवोल्यूशनरी इंसान जिन्होंने मॉडर्न थेरेपी का बेस रखा था। हाँ, और ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं है यार। ये माइंड के सीक्रेट्स को खोलने वाली एक बहुत क्रेजी जर्नी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। बिल्कुल। अब देखो, फ्रॉइड की थ्योरीज ना इतने शॉकिंग क्यों थे, इसको समझने के लिए हमें पहले उस वक्त का माहौल यानी विक्टोरियन एरा का ना एक वाइब चेक करना पड़ेगा। अच्छा, विक्टोरियन एरा, जिसे बहुत ही कंजर्वेटिव माना जाता है, राइट? हाँ। जहां सेक्सुअलिटी तो मतलब एक बहुत बड़ा टैबू था। हाँ, ताबू से भी बढ़कर 19वीं सेंचुरी में ना सेक्स लिटरली सोसाइटी का सबसे बड़ा रेड फ्लैग माना जाता था। लेकिन इस एक्सट्रीम रिप्रेशन के पीछे एक प्रैक्टिकल डर भी था। ओह, क्या रिलीजन का डर या कुछ और? रिलीजन तो था ही, पर असल में एसटीडीज का खौफ था, खासकर सिफिलिस। उस दौर में सिफिलिस का डर वैसा ही था जैसे बाद में एड्स का हुआ था। वेट, सच में? मतलब उसका कोई इलाज नहीं था उस वक्त? जीरो इलाज। और सिम्टम्स इतने खतरनाक थे ना, जैसे बॉडी पर घाव, दिमाग का सड़ना, और सबसे बुरी बात, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाता था। और ऊपर से अनवांटेड प्रेगनेंसी का अलग डर था। तो मतलब सोसाइटी ने बेसिकली बोला कि भाई, अपनी सारी डिजायर्स को पूरी तरह से दबा दो, दिमाग के किसी डीप कोने में लॉक कर दो। एग्जैक्टली। और सोसाइटी की इस एक्सट्रीम रिप्रेशन ने ही फ्रॉइड की थियरीज का एक फाउंडेशन रखा। लेकिन फ्रॉइड की पर्सनल लाइफ भी उस वक्त काफी स्ट्रगल में थी। हाँ, वो गरीब ज्यूइश बैकग्राउंड से थे ना। मैं पढ़ रही थी कि उन्हें अपनी फियांसे मार्था बर्नेज से शादी करनी थी, और उन्हें पैसे और फेम की सख्त जरूरत थी। सही पकड़ा। वो एकदम डेस्परेट थे फेम पाने के लिए। एक तरह से उनका बहुत ही इंटेंस हसल कल्चर वाला फेस चल रहा था। राइट। और दोस्तों, यहाँ पर आती है एक बहुत बड़ी पैसा वसूल इन्फॉर्मेशन। फेम पाने के चक्कर में फ्रॉइड ने ऐसी चीज को प्रमोट किया जो आज सुनकर लोग अपना सर पकड़ लेंगे। बताओ बताओ। उन्होंने कोकेन को एक मैजिकल क्योर समझकर प्रमोट कर दिया। एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि ये बहुत सेफ और इफेक्टिव दवाई है। हाँ, और सिर्फ प्रमोट नहीं किया, उन्होंने खुद हेवीली यूज किया। अपने दोस्तों को दिया, अपनी मंगेतर को भी भेजते थे लेटर्स के साथ। ओह वाओ, वेट, ये तो बहुत वाइल्ड है। लेकिन क्या एक इतने बड़े साइंटिस्ट का कोकेन को बिना सोचे समझे प्रमोट करना उनकी बस डेस्परेशन दिखाता है, या उनका एक्सपेरिमेंटल नेचर? देखो, डेस्परेशन और एम्बिशन दोनों थी वहां पर। वो बहुत जल्दी मेडिकल ब्रेक थ्रू चाहते थे, पर इस गलती का बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ा उन्हें। उनकी किसी दोस्त की मौत हो गई थी ना इससे? हाँ हाँ, उनका एक दोस्त था जो मॉर्फिन का एडिक्ट बन चुका था पेन रिलीफ के चक्कर में। फ्रॉइड ने उसे कोकेन दे दी ताकि वो मॉर्फिन छोड़ दे। और नतीजा क्या निकला? वो कोकेन का एडिक्ट बन गया होगा। एग्जैक्टली वही हुआ। हैवी एडिक्ट। उसे लगता था उसकी स्किन के अंदर कीड़े घूम रहे हैं। और आखिरकार बहुत बुरी तरह से उसकी मौत हुई। ये फ्रॉइड की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। बाप रे, ये तो काफी डार्क है। पर आई गेस इसी फेलियर ने उन्हें थोड़ा पुश किया होगा अपने रास्ते बदलने के लिए। बिल्कुल। जब ये कोकेन का शॉर्टकट फेल हुआ तो उन्हें समझ आ गया कि ब्रेन एनाटॉमी या केमिकल्स माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को ठीक नहीं कर सकते। उन्हें नया तरीका ढूंढना पड़ा। तो फिर उन्होंने क्या क्या? वो गए पेरिस, एक डॉक्टर शार्कॉट के पास, जो उस टाइम हिस्टीरिया नामक कंडीशन का इलाज हिप्नोसिस से कर रहे थे। अच्छा, हिस्टीरिया, जहाँ लोगों को, खासकर औरतों को, अजीब फिजिकल सिम्टम्स होते थे बिना किसी फिजिकल इलनेस के। हाँ राइट, पैरालिसिस या आवाज चले जाना जैसे। हाँ, और शार्कॉट उन्हें हिप्नोसिस में डालते थे और अचानक से वो सिम्टम्स गायब हो जाते थे, स्टेज पर ही। वाओ, इसका मतलब प्रॉब्लम बॉडी में थी नहीं, माइंड में थी। एग्जैक्टली। और यही चीज लेकर फ्रॉइड वापस आए और अपने मेंटोर डॉक्टर जोसेफ ब्रूअर के साथ काम शुरू किया। वहां एक बहुत फेमस पेशेंट आई जिसे वो एना ओ बुलाते थे। हाँ, एना ओ। इनके बारे में पढ़ा है मैंने। उन्हें पानी पीने का फोबिया हो गया था और नेटिव लैंग्वेज बोलना भूल गई थी। सही बात। और ब्रूअर ने नोटिस किया कि जब एना हिप्नोसिस में अपने पास्ट ट्रॉमास के बारे में बात करती थी तो उसके फिजिकल सिम्टम्स अचानक ठीक होने लगते थे।
और इसी को अन्ना ओ ने टॉकिंग क्योर का नाम दिया था, राइट? यानी दिमाग की चिमनी स्वीपिंग करना। बिल्कुल सही। पर यार मुझे थोड़ा डाउट है यहाँ, मेरा पुश बैक है इस पर। ये लॉजिकल कैसे लगता है कि दिमाग में दबी हुई बातें बस बोल देने से किसी का फिजिकल पैरालिसिस ठीक हो जाए? सुनने में जादू लगता है, पर इसको एक प्रेशर कुकर की तरह सोचो। जब ट्रॉमा होता है और आप उस इमोशन को दबा देते हो, तो वो एनर्जी गायब थोड़ी होती है। ओह, मतलब वो प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम बनकर घूमती रहती है। एग्जैक्टली और दिमाग उस ब्लॉक्ड एनर्जी को फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट कर देता है, पैरालिसिस या फोबिया बनाकर। अच्छा, तो जब पेशेंट बात करता है, वो एसेंशियली उस प्रेशर कुकर की सीटी खोल देता है। ट्रॉमा को एक्नॉलेज करना, ब्लॉक को रिलीज कर देता है। हाँ, एकदम पॉइंट की बात। लेकिन हिप्नोसिस बाद में फेल होने लगा था। सब हिप्नोटाइज नहीं होते थे और फॉल्स मेमोरीज का डर रहता था। तो फ्रॉइड ने फिर फ्री एसोसिएशन बनाया, राइट? जहां पेशेंट काउच पर लेटकर बिना सोचे जो दिमाग में आए वो बस बोलता था। हाँ, ताकि दबी हुई बातें खुद बाहर आएं। और इसी ब्लॉक्ड एनर्जी से ना उनका पूरा माइंड का स्ट्रक्चर निकल कर आया, जो किसी मसाला फिल्म से कम नहीं है। ओह, मसाला फिल्म। मुझे ये पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बंटता है और तीनों में 24 घंटे लड़ाई चल रही है। हाँ, पहला हिस्सा है इड, जो बिल्कुल अगर बॉलीवुड एनालॉजी लें तो रणबीर कपूर के एनिमल कैरेक्टर जैसा है। एग्जैक्टली एकदम रॉ एग्रेसिव, जिसे बस अभी के अभी अपनी डिजायर्स पूरी करनी है, उस प्लेजर प्रिंसिपल पर चलना है। सही कहा। इसे सोसाइटी या किसी के रूल्स की कोई परवाह नहीं है। मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, बस। और इस एनिमल को कंट्रोल करने के लिए दूसरी तरफ है सुपर ईगो, जो लिटरली एक क्लासिक मर्यादा पुरुषोत्तम वाइब देता है। हाँ, ये समझ के नियम, संस्कार और मोरालिटी है, Right. जो इस एनिमल यानी ईड को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। तो मतलब हमारे दिमाग के अंदर 24 घंटे एक इंटेंस फैमिली ड्रामा चल रहा है। एक तरफ एनिमल है, दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम, और तीसरा बेचारा ईगो है। बेचारा ईगो, हाँ, जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच फंसा हुआ एक आम आदमी है, वाह। जो रियलिटी प्रिंसिपल पर चलकर दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और शायद पॉपकॉर्न खा रहा है ये सब तमाशा देखकर। पॉपकॉर्न नहीं, वो बहुत स्ट्रेस में रहता है यार। और जब इनकी लड़ाई बहुत बढ़ जाती है ना, तभी इंसान न्यूरोटिक या मेंटली परेशान होने लगता है। वाओ, मेक सेंस। पर अगर सुपर ईगो इन रॉ डिजायर्स को दिमाग के बेसमेंट में लॉक कर देता है, तो ये आखिर बाहर आती कैसे है? ये बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर के प्लॉट ट्विस्ट जैसा है। दबी हुई बातें ना हमेशा अपना रास्ता निकाल लेती हैं। ओ, जैसे सपनों के जरिए, राइट? ड्रीम्स। बिल्कुल। फ्रॉइड ने अपनी बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया था कि सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड का ना एक सीक्रेट कोड है। अच्छा, मतलब जो चीजें हम दिन में एक्नॉलेज नहीं कर सकते, वो रात को भेस बदलकर सपनों में पूरी होती हैं। हाँ, विश फुलफिलमेंट होती है। और एक और रास्ता है जिसे हम फ्रॉइडियन स्लिप्स कहते हैं, गलती से कुछ और बोल देना। हाँ, जैसे मीटिंग में किसी को गलत नाम से बुला देना, और फ्रॉइड कहते थे कि ये गलती नहीं थी, दिमाग वही चाहता था। सही बात। और यहीं से उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल थियरी आती है, चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी और इडिपस कॉम्प्लेक्स। ओह यस, इसे ना अगर हम मॉडर्न डेटिंग लैंग्वेज में समझाएं सुनने वालों को, तो ये एसेंशियली रेड फ्लैग्स की और वाइब चेक्स की रूट कॉज है। कैसे? मतलब फ्रॉइड का कहना था कि जो डायनामिक्स हम बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ फेस करते हैं, वही बड़े होकर हमारे रोमांटिक डेटिंग पैटर्न्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर बचपन की कोई दबी हुई इशू है, निग्लेक्ट है, तो वो एक टॉक्सिक ट्रेट या एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बनकर हमारी रिलेशनशिप्स में निकलती है। हम अनकॉन्शियस तरीके से वही इश्यूज नए पार्टनर्स पर प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ, और इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में ट्रांसफरेंस कहते हैं। एग्जैक्टली एक टोटल वाइब चेक गॉन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है हम प्यार ढूंढ रहे हैं, पर हम एसेंशियली पुराना ड्रामा रिपीट कर रहे होते हैं। बहुत ही सही एनालॉजी दी तुमने। पर एक सवाल है यहाँ पर, क्या हर छोटी गलती या हर अजीब सपना सच में किसी डीप डार्क डिजायर का सबूत है, या जैसे कहते हैं ना कभी-कभी एक सिगार सिर्फ एक सिगार ही होता है? ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था फ्रॉइड का, लेकिन फ्रॉइड इसको ओवर डिटर्मिनेशन से समझाते थे। उनका कहना था कि एक सपने के पीछे ना कई सारे मतलब छुपे हो सकते हैं। अच्छा, मतलब लेयर्स होती हैं। हाँ, ये हार्ड साइंस से ज्यादा एक आर्ट थी। हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं इसे, जहां टेक्स्ट या सिंबल्स को डिकोड किया जाता है। पर
अगर हर इंसान के अंदर एक एनिमल छुपा है तो ये सोसाइटी इतनी पीसफुली चल कैसे रही है? हम आपस में लड़ क्यों नहीं रहे? इसका जवाब उन्होंने अपनी बुक सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स में दिया था। उन्होंने कहा कि सोसाइटी इसलिए चल रही है क्योंकि हमने अपने इन रॉ इंस्टिंक्ट्स को एग्रेसिवली दबा रखा है। ओह, तो सिविलाइजेशन एक कॉम्प्रोमाइज है। एकदम। सिविलाइजेशन हमें फिजिकल सेफ्टी और रूल्स देती है, पर बदले में हमें परमानेंट गिल्ट और अनहैप्पीनेस देती है। हमारा असली नेचर दब जाता है। यानी वी आर ट्रेडिंग हैप्पीनेस फॉर सेफ्टी। ये तो काफी डार्क है। डार्क तो है, और उनका ये नजरिया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और भी भयानक हो गया, जब उन्होंने ट्रेंचेस से आए सोल्जर्स का ट्रॉमा देखा। जिससे शेल शॉक कहते थे ना। हाँ, उन सोल्जर्स को बार बार सपनों में अपना वॉर का ट्रॉमा दिखता था। अब फ्रॉइड सोचिए, अगर दिमाग सिर्फ प्लेजर चाहता है तो वो दर्दनाक सपने बार बार क्यों रिपीट करेगा? सही सवाल है। तो क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? उन्होंने तब एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे थैनातोस या डेथ ड्राइव कहते हैं, कि इंसान के अंदर सिर्फ प्लेजर पाने की भूख यानी इरोस नहीं है, तो और क्या है? बल्कि तबाही और खुद को डिस्ट्रॉय करने का भी एक डीपली हिडन पैटर्न है, एक अग्रेसिव इंस्टिंक्ट जो डिस्ट्रक्शन चाहती है। बाप रे, ये तो लिटरली होपलेसनेस की हाइट है। वैसे उनकी आखिरी जिंदगी भी काफी पेनफुल थी ना? बहुत। उन्हें हैवी स्मोकिंग की वजह से जॉ कैंसर हुआ था। करीब 33 पेनफुल सर्जरीज झेली उन्होंने। एक आर्टिफिशियल जबड़ा पहनते थे जिसे वो द मॉन्स्टर बुलाते थे। ओह माय गॉड, 33 सर्जरीज। और उस पर से नाजिस का भी अटैक हो गया था वियना में। हाँ। गेस्टापो ने उनकी किताबें जलाई, उनकी बेटी एना से पूछताछ की। उन्हें अपनी पूरी लाइफ का काम छोड़कर लंदन भागना पड़ा, और एंड में उन्होंने असिस्टेड सुसाइड यानी मॉर्फिन ओवरडोज से अपनी जान दे दी। यार, एक सवाल मन में आता है, तो क्या फ्रॉइड के हिसाब से हमारा ह्यूमन नेचर फंडामेंटली डार्क और होपलेस है? अगर सब कुछ दुख और रिप्रेशन ही है तो लाइफ का पॉइंट ही क्या है? हाँ, सुपरफिशियली देखो तो फ्रॉइड बहुत पेसिमिस्ट लगते हैं, पर उनका असली मकसद लोगों को डिप्रेस करना नहीं था। वो उस फिलॉसफी पे मानते थे कि नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। अच्छा। मतलब बजाय इसके कि हम फॉल्स इल्यूजन्स बनाकर रखें अपने बारे में। एग्जैक्टली। वो चाहते थे कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें, हम अपने दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी, अपने अंदर के एनिमल को पहचानें, क्योंकि ट्रूथ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लेजर। ट्रूथ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लेजर। वाओ। तो दोस्तों, अगर हम पूरे डीप डाइव को रैप अप करें तो ये तो सच है कि सिगमंड फ्रॉइड की हर बात आज साइंटिफिकली सही नहीं मानी जाती। हाँ, मॉडर्न साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है इन सब थियरीज से। राइट। लेकिन उन्होंने हमें हमारे ही दिमाग के बेसमेंट की चाबी जरूर दी है। उन्होंने बताया कि हम असल में खुद के दिमाग को ही कितना कम जानते हैं। टॉक थेरेपी को शुरू करना ही खुद में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। बिल्कुल सही समरी है ये। तो सुनने वालों, आज के इस डीप डाइव के बाद दिमाग में एक आखिरी सवाल गूंजता है। जरा सोचिए, अगर हमारी पसंद, हमारा गुस्सा और हमारी लाइफ की सारी कॉन्शियस चॉइसेस असल में हमारे अनकॉन्शियस माइंड के पुराने ट्रॉमास और उन दबी हुई डिजायर्स की सिर्फ एक कठपुतली है, तो क्या हम वाकई में अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं? या फिर हम सिर्फ एक पैसेंजर हैं जो बस ये सोचने का इल्यूजन पाल रहा है कि उसने स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ी हुई है?